नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। अब वक्त चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। पाकिस्तान ने फिर किया है सीज फायर का उल्लंघन। लगातार 11वें दिन भी कई जगहों पर की है फायरिंग। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के LOC पर की है फायरिंग, जब भारतीय सेना ने इस फायरिंग का तुरंत दिया है जवाब। दरअसल पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है और उसने लगातार 11वें दिन कई जगहों पर फायरिंग की है। वहीं 4 और 5 मई की दरमियानी रात पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामुल्ला, पुंछ, राजौरी, मेंढोर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार बिना उकसावे के छोटे हथियारों से की है गोलीबारी, जब भारतीय सेना ने इस फायरिंग का तुरंत जवाब दिया है। पाकिस्तान की सीज फायर का यह लगातार 11वां दिन और यह 41वां वार है। अब अगली एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो सुरक्षा परिषद की आज बैठक है, जब भारतीय पाकिस्तान मुद्दे को लेकर होगी ये बैठक, जो दोनों देशों को तनाव पर अपने विचार रखने का देगी मौका। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने रखने होंगे अपने विचार। जो कश्मीर के पहलगाम हमले को लेकर होगी ये बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जो कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है और उसी मुद्दे पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज यानी 5 मई को बैठक करेगी। वहीं सुरक्षा परिषद बंद कमरे में पाकिस्तान और भारत के बीच के मौजूदा हालात पर विचार विमर्श करेगा और इससे एक दिन पहले पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा था कि वे सुरक्षा परिषद को भारत की आक्रामक कार्रवाई के उकसावे और भड़काऊ बयानों के बारे में सूचना देगा। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान सिंधु जल संधि को निलंबित करने की भारत की अवैध कार्रवाइयों को विशेष रूप से उजागर करेगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि हम यह भी स्पष्ट करेंगे कि नई दिल्ली में कार्रवाइयां क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को कैसे खतरे में डाल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम हमले को लेकर आज दोनों देशों के बीच एक बैठक होने जा रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने रखने होंगे उनको विचार। और कश्मीर के पहलगाम हमले को लेकर ये बैठक की जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़ी बड़ी खबर है, जो राजनाथ सिंह की जापान के रक्षा मंत्री से मुलाकात है। वहीं जैन नकातानी से राजनाथ सिंह करेंगे द्विपक्षीय बैठक और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पर विचारों का करेंगे आदान प्रदान। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जापान के रक्षा मंत्री जैन नकातानी से द्विपक्षीय बैठक में मुलाकात करेंगे और इस बैठक में दोनों नेता क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। साथ ही वे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यह बैठक भारत और जापान के बीच सामरिक साझेदारी को नई दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। वे रक्षा सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जापान के रक्षा मंत्री जैन नकातानी से द्विपक्षीय बैठक में मुलाकात करेंगे और इस बैठक में दोनों नेता क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। उसके साथ ही वे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे और यह बैठक भारत और जापान के बीच सामरिक साझेदारी को नई दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। वे रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी विशेष जोर रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुनवाई होगी, जहां पिछली सुनवाई में 2 मुख्य पहलुओं पर लगाई थी रोक। हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है देशव्यापी प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। जब पिछली सुनवाई में अदालत ने कानून के 2 मुख्य पहलुओं पर रोक लगा दी थी।
17 अप्रैल को सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार व जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ को केंद्र की ओर से आश्वासन दिया गया था कि वे 5 मई तक न हो वक्फ बाय यूजर समेत वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित करेगा, न ही केंद्रीय वक्फ परिषद के बोर्डों में कोई नियुक्ति करेगा। केंद्र से सुने बिना ही कानून पर रोक न लगाने का आग्रह भी किया था। वहीं इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 5 मई यानी कि आज की तारीख तय की गई थी और इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बीते रविवार को देशव्यापी प्रदर्शन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ संशोधन अधिनियम से जुड़ी बड़ी खबर है, जब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम के संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार यानी आज के दिन सुनवाई करने वाला है, जहां पर पिछली सुनवाई में अदालत ने कानून के 2 मुख्य पहलुओं पर रोक लगा दी थी, जो 17 अप्रैल को सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार व जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ को केंद्र की ओर से आश्वासन दिया गया था कि वह 5 मई तक न तो वक्फ बाय यूजर समेत वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित करेगा और न ही केंद्रीय वक्फ परिषद व बोर्डों में कोई नियुक्ति करेगा। वहीं केंद्र से सुने बिना ही कानून पर रोक न लगाने की आग्रह भी किया था और इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 5 मई यानी आज की तारीख तय की गई थी और इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बीते रविवार को देशव्यापी प्रदर्शन किया है। अब अगली खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने किया है आयोजन। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस दौरान की है शिरकत। दरअसल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया है और मैं कार्यक्रम की सफलता के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। वहीं सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के कदमों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। खबर राजधानी लखनऊ से आपको दिखाई जा रही है, जहां आपको बता दें कि लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस दौरान शिरकत करते हुए कहा कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया है। मैं कार्यक्रम की सफलता के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। वहीं सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के कदमों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि महासम्मेलन का आयोजन किया है। हम कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। गोपाल राय और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। सभी को एक मंच पे लाकर के विमर्श खड़ा करना कि कैसे और सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जाए और किस ढंग से एक एक व्यक्ति को जोड़ करके सभी प्रतिनिधियों को एक मंच पे ला करके एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। मैं कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, जो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का नागरिकता मामला, जहां मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई। राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता का लगा था आरोप, जहां केंद्र सरकार ने ब्रिटेन सरकार से मांगा था समय। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी और इससे पहले याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता है, जो भारतीय कानून के तहत अयोग्यता का कारण बनती है। केंद्र सरकार ने इस मामले में ब्रिटेन सरकार से जानकारी प्राप्त करने के लिए समय मांगा था। वहीं कोर्ट ने गृह मंत्रालय को 8 सप्ताह का समय दिया था, जो समाप्त हो गया है। वहीं सुनवाई में गृह मंत्रालय को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी और इससे पहले याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता है, जो भारतीय कानून के तहत अयोग्यता का कारण बनती है। वहीं केंद्र सरकार ने इस मामले में ब्रिटेन सरकार से जानकारी प्राप्त करने के लिए समय मांगा था, जहां कोर्ट ने गृह मंत्रालय को 8 सप्ताह का समय दिया था, जो आज समाप्त हो रहा है। इस सुनवाई में गृह मंत्रालय को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
अब खबर संभल से है, जहां संभल की शाही जामा मस्जिद का मामला जब विवादित ढांचे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मस्जिद प्रबंधन समिति ने मस्जिद सफेदी की मांगी है अनुमति, जहां हिंदू पक्ष से दे रहा है चुनौती। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद के विवादित ढांचे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी, जहां मस्जिद प्रबंधन समिति ने 1927 के समझौते के आधार पर मस्जिद की सफेदी की अनुमति मांगी है, जबकि हिंदू पक्ष से चुनौती दे रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह समझौता 1991 में पूजा स्थल अधिनियम के तहत अवैध है। वहीं कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI से मस्जिद की सफेदी की आवश्यकता और उससे संबंधित कानूनी पहलुओं पर हलफनामा दाखिल करने को कहा था। वहीं सुनवाई के दौरान मस्जिद के नाम को लेकर भी विवाद उठ चुका है, जिसमें जामा और जामी शब्दों का उपयोग किया गया है। कोर्ट ने मस्जिद के बाहरी हिस्से की सफेदी की अनुमति दी थी, लेकिन यह शर्त रखी थी कि ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संभल से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर जामा मस्जिद को लेकर बड़ी खबर। आज बता दें कि आज उसके संबंध में आज संभल की शाही जामा मस्जिद के विवादित ढांचे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी, जहां मस्जिद प्रबंधन समिति ने 1927 के समझौते के आधार पर मस्जिद की सफेदी की अनुमति मांगी थी, जब हिंदू पक्ष ने इसे चुनौती दे रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह समझौता 1991 में पूजा स्थल अधिनियम के तहत अवैध है और कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से मस्जिद की सफेदी की आवश्यकता और उससे संबंधित कानूनी पहलुओं पर हलफनामा दाखिल करने को कहा था, जिसमें सुनवाई के दौरान मस्जिद के नाम को लेकर भी विवाद उठ चुका है, जिसमें जामा और जामी शब्दों का उपयोग किया गया है। कोर्ट ने मस्जिद के बाहरी हिस्से की सफेदी की अनुमति दी थी, लेकिन यह शर्त रखी थी कि ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पंजाब विधानसभा में जल विवाद पर विशेष सत्र का आयोजन, जहां पर हरियाणा को पानी देने से इनकार करने पर होगी चर्चा। वहीं विपक्षी दलों ने की है सरकार से स्पष्ट रुख अपनाने की मांग। दरअसल पंजाब विधानसभा में आज जल विवाद पर विशेष सत्र बुलाया गया और इस सत्र में राज्य सरकार द्वारा हरियाणा को पानी देने से इनकार करने और SYL नहर के निर्माण को लेकर चल रहे विवाद पर चर्चा होगी, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट किया है कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है और राज्य की जल संपत्ति की रक्षा की जाएगी। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार से स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की है। सत्र के दौरान जल प्रबंधन, सिंचाई नीतियों और अंतर्राज्य के जल विवादों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पंजाब विधानसभा में आज बैठक होगी, जहां पर पंजाब विधानसभा में आज जल विवाद पर विशेष सत्र बुलाया गया है और इस सत्र में राज्य सरकार द्वारा हरियाणा को पानी देने से इनकार करने और SYL नहर के निर्माण को लेकर चल रहे विवाद पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट किया है कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है और राज्य की जल संपत्ति की रक्षा की जाएगी। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार से स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की है और सत्र के दौरान जल प्रबंधन, सिंचाई नीतियों और अंतर्राज्य जल विवादों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। खबर पुणे से है, जब पुणे ATS ने वांछित नक्सली को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2011 से फरार था वांछित नक्सली। वहीं ATS ठाणे यूनिट को सौंपा गया है वांछित नक्सली। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, पुणे आतंकवाद निरोधक दस्ते ने 3 मई को एक वांछित नक्सली को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान प्रशांत जलिंदर कांबले उर्फ लैपटॉप 44 के रूप में हुई है। वह 2011 फरार था, जहां उसे ATS ठाणे यूनिट को सौंप दिया गया है। 4 मई को ठाणे ATS ने उसे मुंबई सत्र न्यायालय में पेश किया है और न्यायालय ने उसे 13 मई तक रिमांड पर लिया गया है, जहां आगे की जांच ठाणे ATS यूनिट द्वारा की जा रही है। पुणे ATS ने इसकी तस्वीर साझा की है। इस वक्त की खबर आपको पुणे से बताई जा रही है, जहां पर ATS के हाथ लगी है बड़ी सफलता, जब पुणे आतंकवाद निरोधक दस्ते ने 3 मई को एक वांछित नक्सली को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान प्रशांत जलिंदर कांबले उर्फ लैपटॉप 44 के रूप में हुई है। वह 2011 से फरार चल रहा था और उसे ATS ठाणे यूनिट को सौंप दिया गया है और इस संबंध में 4 मई को ठाणे ATS ने उसे मुंबई सत्र न्यायालय में पेश किया था और न्यायालय ने उसे 13 मई तक रिमांड पर लिया है, जिसमें आगे की जांच
ठाणे एटीएस यूनिट द्वारा की जा रही है। अब खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ के बाद 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। दोनों अपराधी मुठभेड़ में घायल हुए हैं। दरअसल लखनऊ पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद 2 गिरफ्तार हुए हैं, जहां पे डीसीपी ईस्ट लखनऊ शशांक सिंह का कहना है कि आज करीब 3 बजे जब हमारी रात्रि गश्त टीम संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के लिए निकली थी तो सहारा ब्रिज के पास एक तरफ से बिना नंबर प्लेट की एक संदिग्ध बाइक और 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। जब पुलिस ने उन्हें रूटीन चेकिंग के लिए रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी उन पर फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है और दूसरा व्यक्ति भाग गया। हमारी पुलिस टीम ने उसका पीछा किया और पीछा करने के दौरान उस व्यक्ति ने भी पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस ने भी अपने बचाव में उस पर फायरिंग की और उसके भी पैर में गोली लग गई। वहीं दोनों की पहचान मोनू राजपूत और महेश रावत के रूप में की गई है। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है और दोनों बदमाशों को घायल अवस्था में उन्होंने गिरफ्तार किया है। इस संबंध में डीसीपी ईस्ट लखनऊ शशांक सिंह का कहना है कि आज करीब 3 बजे जब हमारी रात्रि गश्ती टीम संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के लिए निकली तो सहारा ब्रिज के पास एक तरफ से बिना नंबर प्लेट की एक संदिग्ध बाइक और 2 व्यक्ति आते दिखाई दिए। जब पुलिस ने उन्हें रूटीन चेकिंग के लिए रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और आत्मरक्षा में पुलिस ने भी उन पर फायरिंग की, जिसमें दोनों व्यक्ति घायल हुए हैं। अब अगली खबर भी लखनऊ से है, जहां एसटीएफ ने किया है यूजी नीट परीक्षाओं में धांधली का भांडाफोड़। जहां धांधली करने वाले गिरोह का उन्होंने भांडाफोड़ किया है, जिसमें मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने यूजी नीट व अन्य परीक्षाओं में धांधली करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल खुफिया जानकारी के दौरान एसटीएफ नोएडा टीम को सूचना मिली थी कि कुछ लोग 4 मई को होने वाली नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के परिजनों से परीक्षा में पास कराने के नाम पर पैसे मांग रहे हैं तथा इस गिरोह के लोगों का कार्यालय थाना फेस 1 क्षेत्र के सेक्टर 3 नोएडा में स्थित है और इस सूचना पर एसटीएफ नोएडा टीम तत्काल मौके पर पहुंची और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान विक्रम कुमार सा और धर्मपाल सिंह और अनिकेत कुमार के रूप में की गई है। यूपी एसटीएफ की एक बड़ी सफलता, जहां पर आपको बता दें कि यूजी नीट परीक्षा में धांधली करने वालों का भांडाफोड़ किया है। जहां पर बताया जा रहा है कि सूचना के आधार पर बताया जा रहा है कि खुफिया जानकारी के दौरान एसटीएफ नोएडा टीम को सूचना मिली थी कि कुछ लोग 4 मई को होने वाली नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के परिजनों से परीक्षा में पास कराने के नाम पर पैसे मांग रहे हैं तथा इस गिरोह के लोगों का कार्यालय थाना फेस 1 क्षेत्र के सेक्टर 3 नोएडा में स्थित है और इस सूचना पर एसटीएफ नोएडा टीम तत्काल मौके पर पहुंची और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान विक्रम कुमार शाह, धर्मपाल सिंह और अनिकेत कुमार के रूप में की गई है। अब खबर कानपुर से है, जब 5 मंजिला इमारत में लगी है भीषण आग, जहां एक ही परिवार के 5 लोग इमारत में फंसे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में 5 लोगों को बाहर निकाला गया, जो डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर में चमनगंज थाना क्षेत्र के गांधीनगर में रविवार रात एक 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग इमारत में फंस गए। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5 लोगों को बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। मरने वालों में पति, पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। इस भीषण आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 12 से ज्यादा गाड़ियां लगाई गई हैं और आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाने में करीब 8 घंटे लग गए। एडीसीपी सेंट्रल कानपुर राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि 5 लोगों को अस्पताल भेजा गया है, लेकिन उन्होंने उनकी मौत की पुष्टि नहीं की थी। अभी तक देखिए लगभग 5 लोगों को यहाँ से निकाला गया है
और निकाल करके उनको हम लोगों ने बर्न यूनिट जो उसला है वहाँ भेजा है। वहाँ चिकित्सक द्वारा उनको चेक किया जाएगा, फिर जो आवश्यकता अनुसार आवश्यक विधि कार्रवाई है वो की जाएगी। और चूंकि लगातार रात में लगभग 8 बजे से लेकर अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं, लगभग लगातार क्या कहते हैं 8 घंटे पुलिस ने काम किया है, सीएफओ ने, हमारी पूरी टीम ने काम किया है, एसडीआरएफ भी आ गई है और जो लोकल पुलिस है उसने काम किया है, हमारे दोनों एससीपी इंस्पेक्टर सब लोगों ने काम किया, बहुत मेहनत किया है सब, और किसी तरह से आग पे काबू पाया गया है। अभी स्टिल पूरी जो आग है अभी इसके अंदर, तो अभी इसको दोबारा 2-3 बार इसको फिर से इसको पूरा सैनिटाइज किया जाएगा, फिर से आग जो थोड़ी बहुत बची धुआं है उसको निश्चित रूप से उनकी कंडीशन बहुत ही अधिक क्या कहते हैं जली हुई अवस्था में थी। अब उसमें जीवन है या नहीं है ये चिकित्सक ही बता पाएगा, और उनको उर्सला में जो हमारे यहाँ बर्न यूनिट वहाँ भेजा गया है। वहाँ के बाद जो आगे डेस्टिनी होगी हाईलाइट जाएंगे जो भी। अब खबर पटना बिहार से है, जहां आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि आज तक हम सदन में पूछते रहे कि पुलवामा हमला कैसे हुआ। अगर पुलवामा की रिपोर्ट आ जाती तो पहलगाम नहीं होता। हमारे बीच राजनीतिक मतभेद है, लेकिन इन मुद्दों पर हम समझौता न करने की स्थिति में है। कहता हूं, हमने आज इस मीटिंग की शुरुआत की पहलगाम के लोगों को श्रद्धांजलि जिनकी मौत हुई। हम मधुबनी में जाकर चुनाव रैली नहीं कर रहे थे, हम उस तरह की बेशर्मी में नहीं जाते। हम तो आज तक सदन में पूछते रहे पुलवामा कैसे हुआ। अगर पुलवामा की रिपोर्ट आती तो पहलगाम नहीं होता। हमसे पूछोगे, अरे पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, और आपका ट्विटर हैंडल क्या कर रहा है हम नहीं देख रहे हैं। मतलब किसी की बयान के चेरी पिकिंग करके उत्पात मचाने से कुछ हासिल नहीं होगा। देश एक स्वर में सोचता है, हमारी राजनीतिक भिन्नताएं हैं, लेकिन इन मुद्दों पर हम नो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में रहते हैं। पुलवामा जवान खोए थे हमने, श्रद्धांजलि का देश ना बने कि फूलमाला पहनाई, आज इतिश्री हो गई ना। चलिए, थैंक यू कहता हूं। बिल्कुल सही कहा गया है कि शतरंज के खेल में एक छोटा प्यादा भी एक शक्तिशाली वजीर को मात दे सकता है। यह मुहावरा भारतीय राजनीति, खासकर बिहार की राजनीति पर एकदम सटीक बैठता है। जब भी चुनावी मौसम आता है, बड़े बड़े छोटे क्षेत्रीय दलों पर टिक जाती हैं। वजह साफ है कि इन प्यादों की बदौलत सरकारें बनती और गिरती हैं। लेकिन यही वह अवसर होता है कि जब क्षेत्रीय दल के भाव बढ़ जाते हैं। दरअसल बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सियासी माहौल अभी से गर्म होता जा रहा है। वहीं एक तरफ महागठबंधन है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, कांग्रेस और अन्य वामपंथी दल शामिल हैं। दूसरी ओर बीजेपी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। बिहार की राजनीति हमेशा से काफी दिलचस्प रही है। यहाँ जातीय समीकरण, क्षेत्रीय प्रभाव, स्थानीय नेताओं की पकड़ और विकास का मुद्दा सब कुछ चुनावी समीकरण तय करते हैं, और यहीं पर छोटे क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। चाहे वे वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी हो या एचएएम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, इनके पास भले ही ज्यादा सीटें ना हो, लेकिन सही समय पर गठबंधन का हिस्सा बनकर ये सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले सकते हैं। वही 2020 के चुनाव में भी हमने देखा था कि किस तरीके से छोटे दलों ने बड़े गठबंधन की रणनीति को प्रभावित किया था। वही 2025 के चुनाव में भी यह तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही है, जहां हर पार्टी अपनी बिसात बिछा रही है, लेकिन यह तय नहीं है कि बाजी कौन मारेगा, वजीर या प्यादा। जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बीजेपी के लिए बिहार में सत्ता में वापसी की राह काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि राज्य में उसका कोई स्पष्ट मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है और वह अब तक केवल गठबंधन के सहारे सत्ता में रही है। वहीं नीतीश कुमार, जो बीजेपी के सहयोगी है, अब उनके लिए ऐसे सहयोगी बन चुके हैं जिनके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि वे कब किधर चले जाएं। वैसे वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू ने बीजेपी का समर्थन दिया है। इससे एक समुदाय में बेहद गुस्सा और आक्रोश देखने को मिल रहा है। इससे जदयू का वोट बैंक प्रभावित भी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के लिए इसे एक अवसर मान लिया जाए, क्योंकि बीजेपी इस बिल के सहारे हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने का अवसर मान रही हो और इस बिल के सहारे सत्ता में आने में सफल हो जाए।
वहीं जदयू, जो पहले महागठबंधन का हिस्सा थी, अब भाजपा के साथ गठबंधन में है। वक्फ बिल पर जदयू ने समर्थन जताया, जिससे विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार पर सेक्युलरिज्म से समझौता करने का आरोप लगाया है। इससे जदयू के मुस्लिम समर्थक वर्ग में असंतोष भी बढ़ा है, जिसका फायदा राजद को मिल सकता है। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथ मिलकर सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहा है। वहीं तेजस्वी यादव ने वक्फ बिल को संविधान विरोधी बताते हुए कहा कि यदि राजद सत्ता में आया तो इस बिल को खारिज कर दिया जाएगा। खैर, इस तरह के बयान के कोई मायने नहीं निकाले जा सकते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा बनाया गया यह कानून सभी राज्यों पर लागू होगा। कोई भी राज्य इससे वंचित नहीं रह सकता। लेकिन वक्फ मुद्दा के साथ साथ राजद का फोकस इस बार बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर भी होगा। वहीं कांग्रेस ने महागठबंधन में अपनी भूमिका को मजबूत किया है, लेकिन फिर भी कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई खुद लड़ रही है। पिछली बार के चुनाव के नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस के रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहे। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार से गठबंधन टूटने के बाद आरजेडी ने अपने राजनीतिक तेवर और भी तीखे कर लिए। पार्टी अब एक ओर जहां महागठबंधन को फिर से मजबूत करने की कोशिश में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे संकेत भी सामने आए, जिससे यह अटकलें लगाई जा रही है कि राजद आगामी विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। तेजस्वी यादव ने बीते कुछ महीनों में बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। उनका फोकस युवा और पिछड़े वर्ग के वोटर्स पर भी है, जिनके बीच उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं वक्फ बिल और मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों पर भी राजद ने बीजेपी और जदयू पर हमला बोलते हुए खुद को मुस्लिम समर्थक वोट बैंक का विकल्प साबित करने की कोशिश की। पिछली बार के चुनाव में राजद का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा था और यही कारण है कि पार्टी अब किसी भी सूरत में अपनी ताकत कम नहीं आंकना चाहती, क्योंकि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण, युवा मतदाता और महिला मतदाताओं की भूमिका अहम होगी। बीजेपी और जदयू का गठबंधन हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश करेगा, जबकि राजद और कांग्रेस महागठबंधन में वापसी की रणनीति पर काम कर रहे हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव में कुल 243 सीटें हैं और बहुमत के लिए 122 सीटों की आवश्यकता है। पिछले चुनाव में राजद ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वह अकेले ही चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बिहार का 2025 विधानसभा चुनाव राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। भाजपा और जदयू के गठबंधन, राजद और कांग्रेस के महागठबंधन में वापसी की कोशिश और वक्फ बिल जैसे मुद्दे चुनावी समीकरण को प्रभावित करेंगे। जनता की राय और मतदान इस चुनाव के परिणाम को निर्धारित करेंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।